हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कल हमने रोबोटिक्स के बारे में जाना, आज जैसे मैंने बोला था हम एसईओ के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे एक कोई वेब पेज है आपकी वेबसाइट का, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एसईओ के टर्म्स में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट, हमारा कोई भी वेबसाइट है उस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कंटेंट। अगर आपने कोई भी वेबसाइट देखी और जो गूगल का जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने की, वो भी आपने देखा होगा कंटेंट पे ही बेस्ड होती है। अगर आपका कंटेंट इज़ द किंग, जैसे हम बोलते हैं, फॉर एनी वेबसाइट, एंड इट इज़ रियली ट्रू। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे आपने चैट जीपीटी से या अदर से कहीं कंटेंट ले लिया और पेस्ट कर दिया, ज़रूर रैंक होगा स्टार्टिंग में। ज़रूर आपको एआई के ओवरव्यूज़ में दिखेगा, सब में दिखेगा, लेकिन सब जगह इंडेक्स हो जाएगा, रैंक कर जाएगा। बट विद इन 1 वीक और विद इन 1 मंथ वो डाउन चला जाएगा, डी इंडेक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि क्वालिटी ऑफ द कंटेंट मैटर करती है एट द एंड ऑफ द मंथ। तो एक कंटेंट में क्या क्या होता है? आर्टिकल, इमेज, वीडियो, ऑडियो। लाइक अगर आपकी भी वेबसाइट है, अगर आप उसका कंटेंट देखेंगे किन किन स्ट्रक्चर में हो सकता है, किन किन फॉर्मेट में हो सकता है, वो होता है आर्टिकल, इमेज, वीडियो और ऑडियो। अगर आप अपने एसईआरपी पे भी देखेंगे तो मल्टीपल वेज होते हैं हमारे जो कंटेंट को रैंक करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारा ब्लॉग्स होते हैं, ऑर्गेनिक सर्च होते हैं, इमेजेस हो जाती हैं हमारी इमेजेस जो हमारा सेक्शन होता है, वीडियोस हो जाती हैं, लाइक शॉर्ट फॉर्म वीडियोस आ गई हैं, यूट्यूब्स हो गया है, ऑडियो फाइल्स भी हो जाती हैं, बट थोड़ा उसमें अलग वे होता है। एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट, क्वालिटी, इंटेंट एंड फ्रेशनेस। तो इसमें क्या मतलब है हमारा क्वालिटी से? क्वालिटी इन सेंस ये कि जैसे मैंने अभी बोला कि ऐसा ना हो कि आपने कंटेंट जो है सेम ऐसे कॉपी कर लिया जैसे अदर्स कर रहे हैं, चैट जीपीटी या जहाँ से। तो उस पे क्या डिफरेंस रहा आपके और आपके कॉम्पिटिटर्स के कंटेंट में? नथिंग। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना चाहते हैं, रैंक करना चाहते हैं, तो आपके कंटेंट में वो क्वालिटी दिखनी चाहिए। नहीं तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। यू बोथ आर ऑन द सेम पाथ। तो उसके लिए कंटेंट में क्वालिटी लाने के लिए बेसिकली क्या है, कुछ ऐसा हाई-फाई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ बेसिक्स। जिसमें बेसिक से बोलता है कि मान के चलिए कोई भी आपका टाइटल है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ इन 2026, और इन लुधियाना और इन मथुरा, इन जो भी कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए। उसमें हमें क्वालिटी ये चाहिए कि यूज़र जो भी क्वेरी इस मतलब उसकी जो भी क्वेरी है वो रिज़ॉल्व होनी चाहिए। उसमें हर एक जो भी कंटेंट के अंदर जो भी चीज़ें आती है वो सारी वो होनी चाहिए जो एक यूज़र फाइंड आउट करना चाहता है इस तरह के टाइटल के अंदर। अगर मैं किसी वेबसाइट पे अगर जाती हूँ और मेरा ये क्वेश्चन है कि टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी इस वेबसाइट के अंदर क्या-क्या होना चाहिए? अगर इसमें वो सारी चीज़ें नहीं है मेंशन, तो वो क्वालिटी कंटेंट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी क्वेरी तो रह ही गई, मेरी तो क्वेरी रिज़ॉल्व हुई ही नहीं। दूसरा है इंटेंट। अब कोई भी वेबसाइट है, अब ई-कॉमर्स वेबसाइट है और एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, क्या दोनों का कंटेंट एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों का इंटेंट जो होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट का जो मेन इंटेंट रहेगा वो रहेगा कि यूज़र को प्रोडक्ट के बारे में बताए, उसके फीचर्स बताए, कट टू द कट पॉइंट पे बात करें, ताकि यूज़र का जो टाइम है वो बहुत कम से कम इन्वेस्ट हो, और यूज़र को मल्टीपल वैराइटीज़ और अदर ऑप्शंस उसमें दिखाए, और डिफरेंट कलर्स या साइजेस जो भी उसका प्रोडक्ट है बेस्ड ऑन दैट। और देन उसके बाद वो जितनी जल्दी हो सके हमारी जो सीटीए है, लाइक फॉर एग्जांपल, जो जिस पर्पज़ से वो इस वेबसाइट पे आया था वो पूरा करे, परचेज़ करे एट द एंड। एंड जबकि एक सर्विस बेस्ड में भी इंटेंट वही रहेगा परचेजिंग का, लेकिन सर्विस में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, थोड़ा बताना पड़ता है कि आपकी सर्विस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपके पास टीम कैसी है उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, और आपका चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं। क्योंकि ई-कॉमर्स में हर एक चीज़ मेंशन होती है तो यूज़र डायरेक्टली समझ जाता है, लेकिन सर्विस बेस्ड में थोड़ा नेगोशिएबल, थोड़ा डिपेंड ऑन द स्कोप ऑफ द वर्क, और यूज़र के ऊपर भी डिपेंड कर जाती है चीज़ें। तो इंटेंट बहुत ज़रूरी होती है समझना कंटेंट के अंदर। अगर आपने वो मिस कर दी तो आपका कंटेंट में कुछ भी मतलब पूरा का पूरा उसका जो मेन रिज़ल्ट होगा वो गलत होगा। जैसे इंटेंट का इसलिए ही मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये समझना, जब भी आप कीवर्ड्स भी रिसर्च करते हो तो इंटेंट के बेसिस पे ही करनी होती है। फ्रेशनेस, अब मान के चलिए कि कोई टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा है 2026 में, और आपका जो ब्लॉग है वो 2024 का लिखा हुआ है, और आप चाहते हो कि वही रैंक कर जाए, वो नहीं कर पाएगा।
क्योंकि विद इन द टाइम लाइक जैसे जैसे टाइम पास होता है चीज़ें बहुत सारी चेंज होती हैं। जैसे पहले एसईओ में काफ़ी सारे जो तरीके थे बैकलिंक्स बनाने के, वो भी पुराने तरीके जो थे वो अब वर्क नहीं करते हैं। और आप अब भी अगर वही सेम कंटेंट अगर आप लिखोगे उस आज के अगर ब्लॉग में, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि यूज़र को पता है कि ये चीज़ें बहुत आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो ये वर्क नहीं करती हैं अब। तो फ्रेशनेस का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि यूज़र को लगे कि आप डेली नया नया कुछ पब्लिश कर रहे हो। टिप्स क्या रह सकती हैं आपके लिए फॉर राइटिंग क्वालिटी कंटेंट? अंडरस्टैंड यूजर इंटेंट, डेवलप अ कस्टमर अवतार, ब्रेकअप द टेक्स्ट, मेक इट एक्शनेबल। मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे नोट डाउन करें हैं ताकि आप समझ सकें। कुछ टिप्स मैंने लिखे हैं। अंडरस्टैंड यूज़र इंटेंट की, जैसे मैंने बताया कि यूज़र का इंफॉर्मेशनल कंटेंट रहेगा या फिर उसकी इंटेंट क्या है, परचेजिंग वाली है, तो उसके हिसाब से आप अपने कंटेंट को लिखें। डेवलप अ कस्टमर अवतार का मतलब इन सेंस कि आप अपने आप को एज अ कस्टमर कंसिडर करें जब भी आप अपने कंटेंट को लिखें, और देन उसके बाद उस कंटेंट को फ्रेम करें। मान के चलिए अगर मैं अपनी वेबसाइट को अगर प्रमोट करना चाहती हूँ और एज अ कस्टमर मैं अपने आप को सोचती हूँ कि अगर मैं इस वेबसाइट पे आती तो मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करती, देन उसके हिसाब से आप अपने कंटेंट को फ्रेम करें, ताकि ये ईजी रहेगा आपको समझने के लिए कि आप क्या पॉइंट मिस कर रहे हैं। तीसरा है ब्रेकअप द टेक्स्ट। इसका मतलब है कि एक तरीके से अपना एक, जैसे मैंने बोला कि एक कंटेंट के अंदर हर एक चीज़ वो मेंशन होनी चाहिए जो यूज़र देखना चाहता है या उस वो जिस क्वेरी के लिए आया है। अब टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग ही मैं सेम एग्जांपल कंटिन्यू करती हूँ। मान के चलिए उसमें आपने सारा रामायण रख दी, लेकिन यही नहीं बताया कि टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज ही क्या हैं। और दूसरा, आपका जो कंटेंट है ब्रेक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने जस्ट एक पैराग्राफ पोस्ट कर दिया और आप सोचो कि वो रैंक कर जाए, वो नहीं करेगा। आपको इसमें डिफरेंट मतलब टेक्स्ट में कुछ ऑडियो वो वीडियोज़ या इमेजेस या कुछ भी आपको मल्टीपल बीचेज़ में कंटेंट के बीच में रखना पड़ेगा, ताकि यूज़र एंगेज रहे आपके कंटेंट के संग। ये नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ 4-5 पैराग्राफ रख दी और सोचे कि मेरा कंटेंट वर्क कर जाएगा, यूज़र ज़रूर आएगा। आ सकता है, लेकिन विद द फ्रेमिंग जो होगी कंटेंट की, उसको देख के शायद उसका मन ना करे उसको पढ़ने का, या फिर कुछ भी एक्शनेबल मीन्स उसको कुछ भी एक्शन लेने के लिए। हर एक वेबसाइट जो भी बनती है वेबसाइट हमारे गूगल पे, उसका कुछ ना कुछ मोटिव रहता है बनाने के पीछे। किसी का रहता है कि ट्रैफिक जनरेट करना है, किसी का होता है कि उससे परचेजिंग करनी है, किसी का रहता है कि मेरा लीड्स लानी है, या मतलब डिफरेंट मोटिव्स होते हैं। तो आपका जो भी वेबसाइट है वो उस एक्शनेबल का मतलब है कि आपका जो इंटेंट है कि लाइक आप चाहते हो कि यूज़र ये एक्शन ले आपकी वेबसाइट से, वो कंप्लीट होना चाहिए। मान के चलिए कि आप चाहते हो कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके परचेजिंग करे, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट का पेज है या फिर जो आपके लिंक्स हैं वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो यूज़र कैसे बाउंस बैक कर जाएगा, एंड देन आपका जो एक्शन रहेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एक यूज़र से करने के लिए, वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो कंटेंट के लिए मैंने आपको टिप्स भी दे दिए और एलिमेंट्स भी बता दिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, और आप उसको समझ के एंड देन अपने कंटेंट में ज़रूर यूटिलाइज़ करेंगे। एंड देन सेकंड इज़ कीवर्ड रिसर्च एंड सिलेक्शन। कीवर्ड रिसर्च एंड सिलेक्शन, एंड देन एचटीएमएल, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑल टैग्स एंड हेडिंग्स। आई थिंक कंटेंट का आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। एंड देन कीवर्ड रिसर्च एंड सिलेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि अब हर चीज़ जो होती है एसईओ की, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। कीवर्ड पहले रिसर्च हम करने पड़ते हैं जब हम कंटेंट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कीवर्ड रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, या मार्केट में लोग सर्च क्या कर रहे हैं, क्वेरीज क्या जनरेट हो रही हैं। इसके डिफरेंट वेज होते हैं, आप कीवर्ड को कैसे रिसर्च कर सकते हो। गूगल पे बहुत सारी फ्री टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। कुछ पेड टूल्स भी होते हैं, जैसे सैमरश हो गया, या ऊबर सजेस्ट हो गया, या फिर एचआरएफ हो गया। तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको सीखने के लिए फ्री टूल्स की ज़रूरत होती है। तो बेस्ट जो टूल्स होते हैं वो होते हैं हमारे लाइक गूगल का जो गूगल ऐड के लिए जो यूज़ करते हैं, लाइक गूगल का कीवर्ड प्लानर हो गया। ऊबर सजेस्ट भी 3 फ्री सर्चेस आई थिंक वो प्रोवाइड करता है। और काफ़ी गूगल का ट्रेंड्स होता है, जो ये बेसिकली बताता है कि कौन सी क्वेरी ज़्यादातर विद इन द 30 डेज़ और 1 मंथ या फिर 3 मंथ्स या 6 मंथ के अंदर ज़्यादा हाईली सर्चेबल की गई है यूज़र के द्वारा। तो डिपेंड कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपको अपने कीवर्ड्स को ग्रैब करना पड़ेगा, एंड देन ऑब्वियसली आपको इंटेंट ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपका क्या इंटेंट है आपके यूज़र से, कि लाइक वो किस तरीके का क्वेरी सर्च करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बिज़नेस जैसे ई-कॉमर्स का है और आपका प्रोडक्ट कोई टी-शर्ट का है या फिर कोई भी शूज़ का मान लीजिए,
तो आप वहाँ पे सर्च करोगे बाय शूज़ समथिंग, कीवर्ड हो जाएगा लाइक बाय ऑनलाइन शूज़ अंडर 500 200। ये आपने सोच लिया कि ये मैं कीवर्ड ले लूँगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये सर्च करना पड़ेगा कीवर्ड में जाके कि उसका वॉल्यूम हैवी है कि नहीं है। लोग उसको बेसिकली सर्च कर रहे नहीं कर रहे। ऑब्वियसली जो टूल्स होते हैं वो एक फिक्स डाटा नहीं देते, वो सिर्फ एक बेस्ड ऑन द क्वेरीज जनरेटेड ऑन द गूगल दे प्रोवाइड द डाटा। बट आपको क्या करना होता है कि एक एवरेज फिगर लाइक आपको दे देते हैं, एक एवरेज कि इतना यूज़र सर्च करते हैं। तो आपको वैसे भी रैंक तो गूगल पे कराना है, तो आपको टूल्स का तो हेल्प लेना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी कीवर्ड्स होते हैं जिन पे ज़ीरो वॉल्यूम होता है, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि वो मेरे बिज़नेस के लिए यूज़फुल हो सकते हैं और मुझे यही यूज़ करना है, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ जो जो टूल्स होते हैं वो सिर्फ एक एक एग्जैक्ट नंबर फिगर्स नहीं देते, वो सिर्फ बेस्ड ऑन, जैसे मैंने बोला कि डाटा पे बेस्ड है कि यूज़र ने इतनी क्वेरीज करी थी इस कीवर्ड के लिए, इसलिए वो फिगर्स दिखा रहे हैं। कभी-कभी जो गूगल के ये टूल्स होते हैं उनका ये भी रहता है कि अगर कोई भी कीवर्ड पे अगर इतनी क्वेरी जनरेट होती है, देन वो स्टार्ट करते हैं उसका डाटा दिखाना। जैसे मिनिमम जो हमारा फिगर रहता है कीवर्ड प्लानर पे वो 10 रहता है, 10 टू 100। अगर मान के चलिए टूल के हिसाब से कोई अदर क्वेरी है जो आपको रेलेवेंट लग रही है अपने बिज़नेस के लिए, लेकिन उस पे इतनी ही अभी तक वॉल्यूम नहीं हुआ है एज़ पर द टूल, तो वो उसको नहीं दिखाएगा। भले ही उसका जो वॉल्यूम है वो 5 टू 10 के बीच में ही क्यों ना हो। तो अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेरी लग रही है या कोई भी ऐसा कीवर्ड लग रहा है जो आपको लग रहा है बिज़नेस से तो मेरे रिलेट कर रहा है, लेकिन टूल नहीं दिखा रहा वॉल्यूम, तब उसको ज़रूर ले सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज़ कि आपको रैंक गूगल पे कराना है, तो ये आपको ज़रूर देखना पड़ेगा कि सर्च रिजल्ट्स में जाके कि क्या लोग सच्ची में ऐसी क्वेरी कर भी रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हर एक चीज़ का एक आपस में कोरिलेशन रहता है कि आपने सोच लिया चलो ठीक है कीवर्ड नहीं है वॉल्यूम, आप रैंक भी करा लो, बट एक बार आपको गूगल पे ये देख कोई अपने कीवर्ड को डाल के देखना ज़रूर पड़ेगा कि लोग क्वेरी सच्ची में ऐसे कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको अगर कीवर्ड सेम रखना है आप रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो बिज़नेस है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू द टूल्स। एंड देन इसके लिए हमारा जो काफ़ी सारे टूल जैसे मैंने आपको फ्री के बता दिए। कीवर्ड रिसर्च करते समय बेसिकली जो आपको कीवर्ड्स के वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम, उनका जो कंपटीशन है वो, और उनकी जो कीवर्ड की डेंसिटी होती है वो आपको ध्यान में रखनी होती है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको सर्च वॉल्यूम बेसिकली यही बताता है कि लोग कितना मतलब उस क्वेरी को मतलब आस्क कर रहे हैं गूगल पे। वो एक फिगर दे देता है, लाइक डिफरेंट टूल्स डिफरेंट देते हैं, कोई रेंज में प्रोवाइड करता है, कोई एग्जैक्ट नंबर दे देता है। और वो सिर्फ एक ये बताते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेरीज लाइक कितना उस पर सर्च की गई हैं उस कीवर्ड के ऊपर। एंड की कंपटीशन बेसिकली होता है कि मार्केट, अगर आपको इस कीवर्ड को रैंक कराना है तो उसमें लाइक आपको कितना कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ेगा। कीवर्ड डेंसिटी लाइक आउट ऑफ 100 बता देता है कि इस कीवर्ड को रैंक कराने में आपको कितनी डिफ़िकल्टी हो सकती है। अबव 50 इज़ टफ और विदिन 20 इज़ क्वाइट ईज़ी और बिटवीन 20 एंड 50 इज़ मिडल। तो पर डिपेंड कि जैसे आपको अगर ज़्यादा ट्रैफ़िक जनरेट करना है या ज़्यादा आपको लाइक आपका अगर प्रोडक्ट जो है ई-कॉमर्स बेस्ड है, लाइक प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे लाइक साइट्स, उनमें हम नहीं ले सकते लाइक लेस वॉल्यूम के, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो बड़ा रखना पड़ता है हमें ग्रैब करने के लिए। जबकि सर्विस बेस्ड में आप लोकेशन वाइज़ भी जाते हो तो उसमें वॉल्यूम कम भी चल जाएगा। बट स्टार्टिंग में थोड़ा रैंक कराने में डिफ़िकल्ट होता है, जिनका ब्रांड का वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक डीएपी अच्छा होता है वेबसाइट का, ब्रांड का ही अपना खुद का ब्रांड की जो वैल्यू होती है वेबसाइट की अच्छी होती है अगर गूगल पे, तो वो रैंक भी कर जाते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट स्लोली स्लोली अगर आप अदर ब्लॉग्स वगैरह रेगुलर पोस्टिंग करते रहें, सोशल मीडिया प्रमोशंस भी करते रहें, और ब्लॉग वेबसाइट पे अगर रेगुलर काम हो रहा है, बैकलिंक्स अच्छे बन रहे हैं, तो ईज़िली मतलब वर्क कर जाएँगी चीज़ें, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज़्यूम होगा। तो कीवर्ड को रिसर्च सेलेक्ट करते हुए, और जैसे मैंने पहले अभी जैसे ही बताया, अंडरस्टैंड यूज़र इंटेंट एंड डेवलप अ कस्टमर अवतार, ये आपको कीवर्ड को रिसर्च करते हुए भी ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलिए आप कोई भी कीवर्ड सोच रहे हैं अपने माइंड में कि ये यूज़र सर्च करेगा, आपको सिंपल एज अ कस्टमर सोचना है कि आपके बिजनेस के लिए कोई भी यूज़र क्या सर्च कर सकता है, और इसको गूगल पे सर्च करना है एंड सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, एंड देन सेम चेक ऑन द टूल्स कि क्या वो क्वेरीज सच्ची में रेज्ड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर वो क्वेरी रेज़्ड हो रही हैं तो यानी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जब भी आप रैंक कराने की कोशिश करें तो इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखें कि आपका जो डोमेन है बिल्कुल नया है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप
जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने कल ही डोमेन खरीदा है और आप सोचें कि मैं 1000 या फिर 10K के जो कीवर्ड है उस पे रैंक कर जाऊँ। इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक आपका जो ब्रांड का डीएपीए है या फिर जो एग्जिस्टेंस है वो अच्छी हो हमारे लाइक गूगल पे, जब तक। सैमरश और एचआरएफ जो है बहुत एक्सपेंसिव टूल्स हैं, अगर आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर, क्योंकि ये आपको बहुत डिटेल्ड ओवरव्यू दे देते हैं हर एक चीज़ का। लाइक आपको अगर अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है तो ऑन द गूगल, देन आप उनकी स्ट्रेटजीज़ को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो सैमरश है उसमें डिटेल में आपको बता देगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने कहाँ पे बैकलिंक्स बना रखी हैं, क्या कीवर्ड वो यूज़ कर रहे हैं। फ्री टूल्स भी बताते हैं बट वो बहुत लिमिटेड बताते हैं और आप उनका यूज़ सिर्फ बहुत लिमिटेड वे में ही कर पाएंगे। और सैमरश और ये जो पेड टूल्स होते हैं वो आपको डिटेल रिसर्च करके दे देते हैं, तो आपका जो काम होता है बहुत कम हो जाता है इन कंपेयर टू फ्री टूल्स। अगर आप पेड टूल्स का यूज़ करते हैं उसमें आप डेली का ट्रैफिक भी अगर आपका कम हो रहा है या फिर आपका कौन से कीवर्ड जंप कर गए, लाइक 50 पे थे 40 हो गए या 30 हो गए, तो डेली का आपको एक एनालिसिस भी मिल जाता है इन टूल्स के थ्रू, जबकि फ्री टूल्स आपको इतनी एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने टूल्स के नाम मेंशन कर दिए हैं, लाइक गूगल का सर्च, कीवर्ड एक्सप्लोरर, गूगल सजेशन, गूगल कीवर्ड प्लानर। एचटीएमएल में टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑल टैग्स एंड हेडिंग्स है। जैसे कि हमारी जो एचटीएमएल होता है उसमें टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑल टैग और हेडिंग्स में क्या आता है। टाइटल टैग बेसिकली जो मेटा टाइटल हमारी वेबसाइट का होता है जो 60 कैरेक्टर का होता है। मेटा टाइटल बेसिकली क्या होता है, आपने कुछ भी टाइप करा गूगल पे, आपको नंबर ऑफ़ वेबसाइट दिखती हैं, तो नंबर ऑफ़ वेबसाइट में जो उसका टाइटल होता है तो वो हमारा मेटा टाइटल कंसीडर किया जाता है, और जो डिस्क्रिप्शन होता है वो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन कंसीडर किया जाता है। ऑल टैग बेसिकली इमेजेस के लिए होता है, जो ये हमारी जो गूगल के बॉर्ड्स होते हैं। आप आप हैं, हम किसी भी इमेज को देख के बता सकते हैं कि वो इमेज किसकी है, लेकिन गूगल के बॉट नहीं बता सकते हैं। उनको हमें एक कमांड देनी पड़ती है जो हम देते हैं अपने कोडिंग के थ्रू। जैसे मान के चलिए कोई भी इमेज है, अगर आपने उसमें ऑल टैग ही नहीं डाला तो गूगल का बॉट उसको समझ ही नहीं पाएगा कि इमेज किस बारे में है। तो ऑल टैग भी, जैसे हम वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट है तो हम क्या करते हैं कि मीडिया फाइल्स में जाके वहाँ पे ईज़िली हम अपने जो वेबसाइट का इमेज का जो भी नेम होगा, जिसके बारे में होगी, उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, तो गूगल का बॉट ईज़िली समझ जाता है कि वो किसके बारे में है। जबकि हमारा कोडिंग्स वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उन्हें उसमें हमें कोडिंग के थ्रू लगानी पड़ती हैं ऑल टैग्स जो होते हैं। हेडिंग्स क्या होती हैं, जैसे कोई भी अपने वेब पेज है उस पे जो फर्स्ट जो हमारी हेडिंग होती है वो H1 कंसीडर की जाती है, और हर एक वेबसाइट में हर एक पेज में H1 सिर्फ एक ही होता है। और H2 और H3 H4 मल्टीपल्स हो जाते हैं। लाइक हमारी जो हायरार्की होती है H1 टू H6 वो फॉलो होती है, लेकिन जो H1 होता है वो हमेशा एक ही होता है, जिसे हम हेडिंग बोलते हैं। मेटा टाइटल और हेडिंग डिफरेंस होता है टाइटल हेडिंग में। मेटा टाइटल जो आप जब भी कोई भी वेबसाइट अगर गूगल पे सर्च करते हैं जो आपको दिखता है वेबसाइट का टाइटल, वो मेटा टाइटल होता है। लेकिन जो आप वेबसाइट पे जाते हैं तो जो आपकी हेडिंग होती है वो हेडिंग होती है। लाइक डिफरेंस होता है दोनों में। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हेडिंग और टाइटल क्या एक ही होता है, कैसे होता है, वो अलग होता है। मेटा टाइटल बेसिकली 60 कैरेक्टर का होता है, जिसमें हम अपने कीवर्ड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई ब्लॉग बनाया कि जैसे सेम कंटिन्यू करते हैं, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई। देन हमारा जो मेटा टाइटल होगा वो क्या होगा, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई। आप चाहो तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, आपके ऊपर है। और डिस्क्रिप्शन जो हमारा होगा 160 कैरेक्टर का होगा, जिसमें हम थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि टाइटल का कि किसके बारे में है हमारा ब्लॉग, ताकि हमारा जो गूगल का बॉट है वो समझ पाए, कि थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए। और टाइटल और हेडिंग में हम अगर आप चाहो तो वैसे तो अलग ही रखना चाहिए, जो हमारी हेडिंग और टाइटल है सेम नहीं रखना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर आप चेंजेस कर सकते हो, और उसके ऊपर ब्लॉग हो जाएगा। ऑल टैग में जैसे कि आप अपना ब्लॉग बना रहे हो तो उसमें मल्टीपल इमेजेस यूज़ करोगे। वीडियोस में भी आप ऑल टैग डाल सकते हो ताकि उसको भी समझ पाए। गूगल का बॉट बेसिकली नॉर्मल इमेजेस को तो पढ़ता ही नहीं है, वो तो सिर्फ कोडिंग को ही ध्यान देता है, और कोडिंग को ही पढ़ता है वो। और इसमें अभी एचटीएमएल में हमने बात कर ली, कीवर्ड रिसर्च की बात कर ली, कंटेंट की बात कर ली। 3 जो हमारे मेन प्रायोरिटी पे जो हमारे एसईओ के टर्म्स होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स हैं। आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मली पता ही होगा, लेकिन यूजुअली जो हम इंटरव्यूज़ में जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं वो इन्हीं बेसिक्स पे ही वो कन्फ्यूज़ रहते हैं।
क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो बेसिकली इन्हीं में ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। कि रोबोटिक्स में अगर क्यों बनाने की ज़रूरत है, जब आपने साइड में पॉलिटी बना दिया तो साइड में मैं क्या पेजेस ऑलरेडी आपने इंडेक्सिंग की कमांड दे दी तो रोबोटिक्स में क्या ज़रूरत है? क्या रोबोटिक्स आप खुद जनरेट कर सकते हो कि आपकी प्लगइन खुद जनरेट कर देगी? तो ये सारी जो बेसिक्स हैं वो आप थ्योरेटिकली कितना भी समझ लेते थे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट करके देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा। एसईओ लुक्स वेरी इजी बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जब तक आप इसे नहीं करेंगे, अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक एक कंटेंट में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मेरा टाइटल होना चाहिए, होना चाहिए। सिर्फ बताने से नहीं, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, जब आप किसी भी पेज को रैंक कराओगे, जब आपको समझ में आएगा। बहुत मिस्टेक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं कि कीवर्ड गलत होने पर आपका जो कंटेंट है, आपकी जो मेहनत है, वो सारी एक बार में बर्बाद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझने की ज़्यादा होती हैं इन कंपेयर टू थ्योरेटिकली, बट हाँ, पहले बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। साइट आर्किटेक्चर, इसका मतलब है कि द आर्किटेक्चर ऑफ ए वेबसाइट फोकस ऑन द डिज़ाइन एंड फंक्शनैलिटी ऑफ इट। इफ द यूजर कैन नेविगेट द साइट इजीली, इट लूक्स टू स्लो एंड सर्टेन एलिमेंट्स आर हार्ड टू गेट इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर द गूगल टू नेविगेट द साइट एज वेल। ये मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है ताकि आप समझ पाओ। ये सारी पॉइंट्स मैं इसलिए नोटपैड पे रख रही हूँ ताकि आप कल को दोबारा अगर इसको मतलब अगर इफ़ इन केस अगर आप दोबारा पढ़ते हो तो आपको ध्यान रहे कि क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है। आर्किटेक्चर ऑफ द वेबसाइट का मतलब होता है डिज़ाइन एंड फंक्शनैलिटी। डिज़ाइन का बेसिकली मतलब ये है कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे तो आ गया, लेकिन आपकी वेबसाइट बहुत बोरिंग सी है, लाइक उसको कुछ इंगेजिंग नहीं लगा, मतलब यूज़र को नहीं लगा कि मुझे इसमें रुकना चाहिए या कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए। और फंक्शनैलिटी का मतलब हुआ कि लाइक आपकी वेबसाइट पे सीटीएस लगे हुए हैं लेकिन लिंक्स वर्क ही नहीं कर रहे हैं। एक वेबसाइट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, यूज़र को एंगेजिंग रखने के लिए कुछ ना कुछ आपको उसमें एनिमेशंस के थ्रू कुछ ना कुछ इमेजेस या वीडियोस रखने पड़ते हैं, क्योंकि जो यूज़र का टाइम स्पेंड होता है बहुत कम होता है। वो बहुत ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर उसको सिर्फ पैराग्राफ पैराग्राफ दिखेगा, वो बस स्क्रॉल करे जा रहा है, करे जा रहा है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि लाइक मुझे रुकना चाहिए, उसको कुछ भी एंगेज करके नहीं रख पा रहा है, तो वो बहुत ईज़िली चला जाएगा। तो कोशिश करें कि कंटेंट को अपनी इस तरीके से प्रेज़ेंट करें कि आपकी बात भी यूज़र समझ जाए और वो एंगेजिंग भी रहे, कुछ एक्टिविटी परफ़ॉर्म करके ही जाए। फंक्शनैलिटी में जैसे मैंने बताया कि आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, यूज़र जो कंटेंट है वो मतलब उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है, लिंक्स वर्क नहीं कर रहे हैं, यूज़र ज़्यादातर फ़ोन पे ही अवेलेबल होते हैं कंपेयर टू द लैपटॉप और डेस्कटॉप वर्जन, लेकिन जो वेबसाइट जो होती हैं वो यूजुअली कम ऑप्टिमाइज़ होती हैं मोबाइल वर्जन के लिए, डेस्कटॉप पे ज़्यादा होती हैं, तो मोबाइल वर्जन में सब कुछ अच्छी तरह वर्क होना चाहिए। और इसमें है, अगर साइट में लोडिंग स्पीड जो है बहुत ज़्यादा स्लो है, लाइक आप वेबसाइट में वेट ही कर रहे हो जब से कि वीडियो लोड होगी तो मैं देखूँ, या फिर वेबसाइट में जो इमेजेस हैं वो भी अपलोड नहीं हो रही हैं, तो यूज़र बहुत जल्दी बोर हो जाएगा, बहुत जल्दी बाउंस कर जाएगा। और सर्टेन एलिमेंट्स आर हैड टू गेट इट इज टू नेविगेट द साइट एज वेल। गूगल भी उनको प्रायोरिटी देता है वेबसाइट को जो बहुत जल्दी लोड हो जाती है। मतलब अगर वेबसाइट लोड, आपका जो कॉम्पिटिटर होता है वो आपसे इसलिए ही आगे कर पाता है क्योंकि उसकी जो वेबसाइट है बहुत जल्दी लोड हो रही है, और वो यूज़र को इसलिए ही, क्योंकि अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया, वो बहुत वेट कर चुका है, लेकिन अगर वो एक बार अगर डिससैटिस्फाई होके चला गया आपकी वेबसाइट से तो वो मुश्किल ही हार्डली दोबारा वापस आएगा। और अगर दूसरा कॉम्पिटिटर, बहुत ईज़िली हम क्या करते हैं, एक बंद करी, दूसरी ओपन करी, दूसरी बंद करी, तीसरी ओपन करी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं यूज़र के पास, लेकिन आपके पास ऑप्शंस नहीं होता उसको दोबारा वापस लाने का। तो जब भी आप वेबसाइट को कंप्लीट करें या इंडेक्स कराएँ, जब भी उससे पहले ज़रूर चेक कर लें कि वेबसाइट में टेक्निकल जो भी इश्यूज़ हैं वो ज़रूर रिज़ॉल्व होने चाहिए, लाइक फिक्स होने चाहिए, कि उसमें रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, डिज़ाइन एंगेजिंग होना चाहिए ताकि यूज़र को लगे कि हाँ, कुछ यूनिक देगा। ताकि उसको बाद में भी रिमेंबर रहे आपकी वेबसाइट कि मैंने उस वेबसाइट पे ये देखा था, बहुत ज़्यादा यूनिक लगा मुझे, मुझे अपनी वेबसाइट में भी करना चाहिए कुछ ऐसा। इट्स लोड टू स्लो, स्पीड जो होती है वेबसाइट की बहुत मैटर कर जाती है। बेसिकली वेबसाइट पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एनिमेशंस लगे होते हैं, सीएसएस, और एनिमेशंस जो जैसे सीएसएस वगैरह के थ्रू लगते हैं, और या फिर उसमें इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ जैसे-जैसे आप अपलोड करते जाते हैं वेबसाइट पे, उसका लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप इमेजेस को अपलोड करें वेबसाइट पे, तो वेबी फॉर्मेट होता है एक इमेजेस के लिए, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ताकि
आपका जो लोडिंग स्पीड है वो बहुत कम हो जाए। वेपी बेसिकली क्या होता है कि आप एक तरह से इमेजेस को कंप्रेस करके डाल रहे हो। इससे क्या होता है कि वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम होता है वो हमारा कम हो जाता है। जैसे जो चीज़ें होंगी वो बहुत जल्दी ओपन हो जाएँगी, इमेजेस वगैरह जो भी होंगे तो जब भी या तो आप खुद इमेजेस डाल रहे हो या फिर आप अपने डेवलपर से डलवा रहे हो, तो कोशिश करें कि आपके जो इमेजेस हैं वो वेपी फॉर्मेट में रहें। वीडियोस का आप यूजेस करें तो वो भी कंप्रेस करके करें, मतलब कम से कम, मतलब इतना लोड बहुत कम होना चाहिए वेबसाइट पे, ताकि यूज़र जल्दी से जल्दी उसको इमेजेस और वो लोड हो जाएँ, क्योंकि यूज़र बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है इन चीज़ों से अगर वेबसाइट उसका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करे और उसको जल्दी से जल्दी वो रिज़ल्ट दे दे जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था इस वेबसाइट पे आने के बाद। और अगर आपने यूज़र की इन जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर उनको फुलफ़िल कर लिया, तो कहीं न कहीं आप कहीं न कहीं आगे रहोगे अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा इन चीज़ों में। अगर कंटेंट में कुछ भी गड़बड़ हुई, अगर कुछ भी टेक्निकल में गड़बड़ हुई, तो वहीं आपका यूज़र जो है बाउंस बैक करने में 1 मिनट भी सोचेगा नहीं और आपका कॉम्पिटिटर्स आगे निकल जाएगा। ऑलवेज़ ट्राई कि कंटेंट फ्रेश रहे, यूनिक रहे, एंगेजिंग रहे, कीवर्ड्स का सिलेक्शन सही रहे, फंक्शनैलिटी सही रहे, इमेजेस पे प्रॉपर ऑल टेक्स्ट लगे होने चाहिए, कंटेंट में फ्रेशनेस होनी चाहिए और प्रॉपर मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शंस प्रॉपर होने चाहिए, हेडिंग्स हायरार्की सही होनी चाहिए, कंटेंट में लिंकिंग प्रॉपर होनी चाहिए और इमेजेस वगैरह, वीडियोज़ वगैरह ईज़िली लोडेबल होने चाहिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं बहुत बेसिक्स लगती हैं, लेकिन वेबसाइट की जो परफ़ॉर्मेंस जो होती है वो इन्हीं बेसिक्स पे ही डिपेंड होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके बेसिक्स ही गड़बड़ रहेंगे आपके वेबसाइट्स के, तो आप कितना भी उसमें हाईली चीज़ें लगा लीजिए, कितना भी उसको अच्छा बना लीजिए और आप सोचते रह जाएँगे कि मैंने तो सब कुछ कर लिया वेबसाइट पे, पर फिर भी वो परफ़ॉर्म क्यों नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है वो बेसिक्स ही क्लियर नहीं कर पा रही है जो यूज़र चाह रहा था। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी